स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है मैं आपको हिंदी के जो पॉइंट है उनको बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए लेकर के आऊं। तो इसी श्रृंखला में आज जो टॉपिक में लेके आई हूं वो रस है। तो फ्रेंड्स, रस जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, हो सकता है अगर मैं उसको बहुत शॉर्ट शॉर्ट में समझाऊं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है मैं आपके सामने एक एक जो चीज है उसको क्लियर करूं। तो इसलिए मैं 2-3 पार्ट्स में इसे डालूंगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे हम कोई भोजन करते हैं तो हमारा मुंह तरह तरह के स्वादों से भर जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम काव्य पाठ करते हैं तो उसको पढ़ने से जो हमें अनुभूति होती है वही रस है। और कई बार तो हम इस काव्य पाठ को करते हुए या किसी साहित्यिक रचना को या किसी भी पुस्तक को पढ़ते पढ़ते उसमें इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हमें ये आभास ही नहीं होता कि हमारे पास आसपास क्या घटित हो रहा है। कहने का भाव ये है कि साहित्यिक रचना को पढ़ने से जो भाव उत्पन्न होते हैं वही रस है, और ये हमें दिखाई नहीं देते, ये महसूस किए जाते हैं। तो ये हमारे आत्मा का विषय हो गया। तो साहित्य जो है उसको हम उसमें हम अगर रस को उसकी आत्मा कह दें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो रस जो है वो काव्य की आत्मा है। तो यह देखिए, मैंने लिखा है आचार्य भरत मुनि ने अपना एक सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो है रस की निष्पत्ति होती है। तो तीन बात उन्होंने की थी, तीन तरीके की, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इसमें अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिला था, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो स्वाद के अर्थ में हुआ था, रस के अर्थ में नहीं हुआ था। तो सबसे पहले भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में रस पर सबसे पहले चर्चा की थी। तो तैत्तिरीय उपनिषद में स्वाद के अर्थ में हुई और भरत मुनि ने रस पर चर्चा की थी। और भरत मुनि जी का जो इसमें रस का जो नाट्य सूत्र बनाया था, उनका उद्देश्य ये था कि चारों वेदों के सार तत्वों को उसमें समाहित किया था और चारों वेदों के सार तत्वों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो ये हमने जाना थोड़ा सा रस के बारे में। आइए अब जानते हैं अनुभाव क्या है, विभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। चलिए देखते हैं विभाव क्या है। विभाव जो है हमारे भावों को आसानी से बदल देने वाले भाव के कारण हैं, जिनसे कि हमारे भाव एकदम परिवर्तित हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। ये भाव के जो कारण हैं वो कुछ विषय या वस्तुएं हैं जो बहुत आसानी से हमारे भावों को बदल देते हैं। जैसे किसी शत्रु को सामने पा करके हमें क्रोध का भाव जागृत होता है, और किसी प्रेमी या प्रेमिका को देख करके प्रेम का भाव जागृत होता है। तो क्रोध और प्रेम जो है वो विभाव के क्या हुए, आलंबन। क्रोध और प्रेम विभाव के आलंबन हो गए। और कई बार क्या होता है, शत्रु हमारे सामने नहीं है लेकिन उसकी चीजों को देख करके हमें क्रोध आने लगता है, या उसके किसी प्रियजन को देखे तो हमें क्रोध आने लगता है। और सेम यही परिस्थिति प्रेमी या प्रेमिका के लिए है। प्रेमी प्रेमिका सामने नहीं है तो उनकी चीजें देख करके हमें प्रेम आने लगता है, उनका चित्र देख करके हमें प्रेम आने लगता है, प्रेम का भाव जागृत होता है। तो ये जो प्रेम का भाव जागृत हुआ और क्रोध का भाव जागृत हुआ, तो ये उनकी वस्तुओं को देख करके हुआ। तो ये क्या हो गए, ये हमारे विभाव के उद्दीपन हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि विभाव के दो कारण हैं, आलंबन और उद्दीपन। चलिए अब देख लेते हैं अनुभाव को। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है अनु जमा भाव। अनु का मतलब होता है पीछे, भाव का मतलब भाव, यानी जो भाव बाद में आते हैं वो हमारे अनुभाव कहलाते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, आप घर में अकेले हैं और उस अकेलेपन के कारण आपके मन में एक भय का जो भाव आया, भाव का जो स्थायी भाव जागृत हुआ, तो वो अकेलेपन की वजह से महसूस हुआ। और उस अकेलेपन में
आपको क्या होता है, एक आहट सुनाई देती है, ऐसा लगता है मानो हमारे दरवाजे पे कोई है, ऐसी आहट आपको लगती है। तो जो आहट है वो उद्दीपन हो गई, और उस आहट के कारण क्या हुआ, हमारे अंदर जो भय था वो और अधिक बढ़ा। उसके बाद क्या होता है, फिर हमें ये लगने लगता है कि दरवाजे पे कोई परछाई है या कोई खड़ा है। उससे क्या हुआ, हमारा भय और बढ़ा। ये क्या हुआ, आलंबन हुआ। तो उद्दीपन और आलंबन यहाँ आपने समझा। अनुभाव के अंतर्गत किस तरीके से इनका यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या इनका काम है, ये आपने समझा। और उसके बाद क्या होता है, यही बात लागू होती है प्रेमी प्रेमिका पे भी, शत्रु पर भी। जैसे किसी प्रेमी या प्रेमिका या प्रेमिका या प्रेमी, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, तो जब एक दूसरे पर अपना प्रेम प्रदर्शन ज्यादा करने लगते हैं, अपना प्रेम ज्यादा दिखाते हैं, तो हमारा प्रेम का जो स्थायी भाव है वो और अधिक पुष्ट होता है। इसी तरीके से अगर कोई हमारा शत्रु हमें नीचा दिखाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो हमारा क्रोध और अधिक पुष्ट होता है, और अधिक हमें क्रोध आता है। इस तरीके से आपने जाना कि अनुभाव जो है वो जो है बाद में आते हैं और हमारे स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि अनुभाव क्या है और विभाव क्या है। देखते हैं संचारी भाव, स्थायी भाव को। स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में या चित्त में स्थायी रूप से रहते हैं, जो कि अनुभाव और विभाव के द्वारा जागृत किए जाते हैं, या यूं कह लीजिए अनुभाव और विभाव के द्वारा इन्हें जागृत करने में मदद मिलती है, तो ये तब जागृत होते हैं। तो स्थायी भाव सुसुप्त अवस्था में होते हैं और अनुभाव और विभाव के द्वारा जागृत किए जाते हैं, और संचारी भावों द्वारा जो इनमें रस की उत्पत्ति होती है, संचारी भावों से संचरण पा करके ये रस का रूप धारण कर लेते हैं। अब हम जाने कि संचारी भाव क्या है। संचारी भाव जो है हमारे मन में इस तरीके से होते हैं कि जैसे पानी का बुदबुदा, पानी के जो बुलबुले होते हैं एकदम से ऊपर आए बुलबुला, एकदम से फूट गया, तो ये एक तरीके से संचरण करते रहते हैं। कहने का भाव ये है, जैसे मैंने पानी के बुलबुले का उदाहरण दिया कि एकदम से बुलबुला आया और फूट गया, उसी तरीके से ये संचारी भाव हमारे मनुष्य मन में या आश्रय के मन में एकदम से आते हैं और एकदम से चले जाते हैं। मतलब भावों का आना और एकदम से चले जाना ही संचारी भाव के अंतर्गत होता है, और संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है। तो आपने इस वीडियो में जाना रस के बारे में कि रस की परिभाषा क्या है और रस के अंग क्या है। अगली वीडियो में जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाली हूँ वो मैं लेके आऊंगी श्रृंगार रस के बारे में, कि श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस के भेद कितने हैं, उनको बहुत ही गहराई से आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी। और इतना मैं आपसे दावा करती हूँ, मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको कोई इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म मैं आपको दे रही हूँ, रीडिंग तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी, बुक्स का सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट मेरे टॉपिक के साथ मिलते हैं, उसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद।